एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए। 1 अप्रैल के बाद से मेरे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सुबह को अपलोड नहीं हो पाएंगे, अपरिहार्य कारणों बस वो वीडियो अपलोड होंगे 3 बजे के बाद, दिन के दोपहर बाद, किसी भी समय 3 बजे के बाद शाम तक अपलोड हो जाएंगे। देखने के लिए हो सकता है आपको अगले दिन उपलब्ध हो पाए, लेकिन दिन वही रहेगा। कक्षा 7 के वीडियो का दिन कौन सा था? मंगलवार और शुक्रवार, दिन यही 2 रहेंगे। वीडियो सुबह की बजाय शाम को अपलोड होगा। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इकाई 5 यानी चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। इसकी मैं शुरुआत आपको पिछले वीडियो में करा चुका था, क्योंकि अभ्यास शुरू कराने से पहले बहुत लंबी चौड़ी मुझे भूमिका बनानी पड़ी थी। बहुत कुछ इसका बेस बताना पड़ा था। त्रिभुज क्या होता है, किस आधार पर उनका नाम दिया जाता है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। हालांकि हमें सिर्फ पढ़ाना था आपको समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन मुझे बताना सब कुछ पड़ा, क्योंकि हो सकता है आप पहले से ना जानते हो, बस इसीलिए तो बताया। अगर मुझे विश्वास होता कि आप लोग पहले से जान रहे हैं तो मुझे कोई त्रिभुज नहीं बताना पड़ता। समकोण त्रिभुज में मैंने 2 बातें विशेष बताई थी। पहली बात, उसका एक कोण 90 अंश का होता है, और दूसरी बात, कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बात थी कर्ण की। कर्ण भुजा को पहचानने के मैंने 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका यह बताया था, समकोण त्रिभुज में जो भुजा सबसे लंबी होगी वो कर्ण होगी, और अगर आप लंबाई नहीं पहचान सकते हैं, नहीं देख के समझ पा रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो जो 90 अंश के कोण के सामने होगी वह भुजा कर्ण होगी। तीसरे प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि जो चित्र दिए हैं आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे, उन चित्रों के आधार पर नीचे कुछ खाली जगह दी है, आपको भरना कैसे है वो खाली जगह को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पृष्ठ संख्या 114। पहला इस तरीके का एक चित्र दिया है, ठीक है, और आपसे यहां पर जगह जो डॉट डॉट बिंदी बिंदी लगी है, यहां पे आपको कुछ भरना है। जब तक आप समकोण त्रिभुज में भुजाएं नहीं पहचान पाएंगे तब तक होगा कुछ नहीं। अब इसमें से 3 भुजाएं हैं, 90 अंश का कोण यहां है, इसके सामने की भुजा ये है, और देखने में भी ये सबसे बड़ी है, तो ये तो भुजा है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती थी कि इस संख्या का वर्ग करें तो इसके वर्ग के और इसके वर्ग के योगफल के बराबर होगा। इस संख्या का वर्ग है, प्लस का चिन्ह है, इस संख्या का वर्ग है, बराबर का निशान है। अब ये दोनों वर्ग बराबर किसके होंगे? कर्ण के, ठीक है। दूसरे प्रश्न में आते हैं। सबसे बड़ी भुजा ये है और यही है कर्ण। इस संख्या का वर्ग बराबर किसके होगा? इस संख्या के वर्ग के और इस संख्या के वर्ग के। छूटा क्या है? 5 का वर्ग। तीसरे विकल्प में चलते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की भुजा ये है और ये है कर्ण। अब इनमें से इसे हम लंब मान लेंगे और इसे आधार मान लेंगे। वो मैंने निकालने का सूत्र बताया था, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, इसी का नाम है कर्ण। कर्ण का मतलब इस संख्या का वर्ग किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर माइनस दूसरी जो भुजा बची है उसके वर्ग के बराबर। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से किताब में दिया है, यहां 90 अंश का कोण है, अब ये भुजा हो गई है आपकी कर्ण, ठीक, जिसका नाम सी है। दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी, पढ़िए आप इसे, कोण ए बी सी, जो बीच में अक्षर लिखा होगा वही समकोण होगा, उसी कोण की बात होगी। ये दोनों सिर्फ सहारे के लिए लिखे हैं। ए बी 7 सेंटीमीटर, बीसी 24 सेंटीमीटर। ए बी 7 सेंटीमीटर दिया है, बीसी 24 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है सीए की लंबाई, तो सीए है क्या? कर्ण है। हम जानते हैं, वी नो दैट
हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का नाम क्या है? AC या CA। ये भुजा CA, बराबर की जगह बराबर का निशान, लंब की जगह AB का वर्ग प्लस आधार की जगह BC का वर्ग। AB भुजा कितनी दी है? 7 का वर्ग। BC कितनी दी है? 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग इसका मतलब है 24 गुणा 24, 2 बार गुणा है ना, तो एक बार 24 यहां, एक बार 24 यहां, 4 चौक 16 के 6, 4 दूना 8 और 1 9, 2 चौक का 8 और 2 दूना 4, 6 यहां हो गए, 9 8 17, 4 1 5, 576। 49 प्लस 576। अब ये 49 इसमें जुड़ेगा तो यहां जोड़ भी दे रहे हैं, प्लस 49। 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना आया? 625। आप ध्यान से देखिए, प्रश्न के सामने जो ऐसे काम किया करें तो आप यहां लिख दिया करें, एक लाइन खींचकर रफ कार्य। ऐसी एक लाइन खींचे, इधर लिख दें रफ कार्य। AC का वर्ग आया है निकलकर, जब हम AC करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 625। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। अब आप कहिए कि भाई इसका वर्गमूल भी निकाल के दिखाइए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, यही आपका आंसर है। अभ्यास 5 के 5वें प्रश्न की तरफ है, और 5वें प्रश्न में आपको क्या दिया है आप देखिए। दिया क्या है? आयत ABCD में ABCD, ये जो आकृति है इसका नाम है आयत। ठीक, आयत ABCD में विकर्ण AC बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? BC की लंबाई। तो पहले आप ये समझ लीजिए, एक जो शब्द आया है विकर्ण, ये रहा आयत आपका। आयत को जब एक कोने से आमने सामने वाले कोने को जो रेखा मिलाती है, यही रेखा कहलाती है विकर्ण। इस कोने से इस कोने को या इस कोने से इस कोने को, ये पहला फेज है और ये दूसरी अवस्था है विकर्ण की। तो जब आयत एक विकर्ण के द्वारा 2 हिस्सों में बंटता है तो इस प्रकार से बनते हैं बेटा 2 समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ये और दूसरा समकोण त्रिभुज ये। ठीक इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना है ये और दूसरा समकोण त्रिभुज बना है ये। विकर्ण आयत अथवा वर्ग को 2 समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि आयत और विकर्ण, आयत और वर्ग दोनों के चारों अंतः कोण 90 अंश के होते हैं, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो। ये जो अंतः कोण होते हैं ये 90 अंश के होते हैं, और जब ऐसे काट देते हैं तो एक 90 अंश का कोण ये मिलता है और एक 90 अंश का कोण ये मिलता है। तो जो विकर्ण मिलता है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, और जो भुजा AC है, जो आयत के अंदर विकर्ण थी या विकर्ण है, यही समकोण त्रिभुज बनने पर कर्ण हो जाएगी। लिखेंगे विकर्ण AC से त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। ये कोण कितना हो गया? 90 अंश। जब ये कोण 90 अंश हो गया तो इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। आधार आपको पता है, कर्ण आपको पता है,
लंब आपको निकालना है। तो लंब निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया है। लंब बराबर अंडर रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अभ्यास शुरू करने से पहले ये सूत्र लिखाए थे और बताया भी था, जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। कर्ण की भुजा है कौन सी? AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। AC भुजा की लंबाई है 20 और इस भुजा की लंबाई है 16। 20 का वर्ग यानी 20 की 2 बार गुणा करेंगे होगा 400 और 16 की करेंगे होगा 256। कर ले रहे हैं एक बार, होगा 256 ही। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 1 छक्का 6, 1 एकम 1 256। 400 में से जब 256 घटाएंगे तो बचेगा कितना? देखिए आप, 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 5 गया बचा 4, अब यहां रह गया 3, 3 में से 2 गया बचा 1। 144 अंडर रूट के अंदर ये कितने का वर्गमूल है? 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है भाई। वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बता चुका हूं, यहां लिखिए 144, इधर से जोड़े बनाइए, ये बिना जोड़े का है, 1 एकम 1, जो यहां बार दिया उसे यहां जोड़ा, 1 और 1 2, अगला पूरा जोड़ा उतार लिया, 2 बार दे दिए, 2 से 2 की गुणा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं वर्गमूल निकालने का तरीका। छठे प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि 65 डेसीमीटर लंबी एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई 65 डेसीमीटर है, को दीवार से, ये दीवार है, जमीन है, ये जमीन में ऐसे करके दीवार खड़ी है, ठीक, ये जमीन ये दीवार। क्या कह रहा है? इस 65 डेसीमीटर ये सीढ़ी है, इस तरीके से सीढ़ी को रखा गया, ये 65 डेसीमीटर है और ये दीवार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी, ये चीज कितनी है? 25 डेसीमीटर है। आपसे ज्ञात क्या करा रहा है? ये दीवार की ऊंचाई, कहां से? यहां से, जमीन से, आधार से कहां तक? सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक। जब हम इस तरीके से सीढ़ी रखेंगे, दीवार पे आपने रखी देखी भी होगी, जब आप दीवार पे इस तरीके से सीढ़ी रखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनती है, जो मैंने प्रश्न में लिखा है। कैसे बनती है आप देखिए, ये आपकी 65 डेसीमीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये दीवार है और इस दीवार के यहां जमीन से 25 डेसीमीटर दूर से रखा गया। जब इस तरीके से रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। और जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो अब सीढ़ी कर्ण का काम करेगी, ये दूरी आधार का काम करेगी और ये दीवार की ऊंचाई लंब का काम करेगी। प्रश्न में लिखा है, प्रश्नानुसार सीढ़ी को दीवार से लगाने पर एक समकोण त्रिभुज की आकृति चित्रानुसार बनती है। जैसे आपका चित्र बना है, इस प्रश्न के लिए इस चित्र को बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया। तो आप जब दीवार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे वो होगा क्या? दीवार की ऊंचाई बराबर होगा समकोण त्रिभुज का लंब। दीवार की ऊंचाई बराबर समकोण त्रिभुज का लंब। और लंब निकालने का मैंने सूत्र बताया है। लंब बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण क्या चीज है? सीढ़ी है और सीढ़ी है 65 का वर्ग माइनस आधार क्या है? ये दूरी है जो है 25 डेसीमीटर। 65 का वर्ग का मतलब हुआ 65 गुणा 65। तो 65 की 65 से गुणा कर दे रहे हैं। कैसे होगा? 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39, 5 2 12 4। फिर 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625,
625 इसमें से घटा देंगे, 0 0, 12 में से 6 गया 6, अब यहां बचेगा 3, 3600। क्या बचेगा? 65 के वर्ग की जगह हम कितना लिखेंगे? 4225। 25 के वर्ग की जगह क्या लिखेंगे? 625। घटाने के बाद क्या लिखेंगे? 3600। और 3600 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 3600, 3600, 6 छंग 36, क्या बचेगा? 0, एक 0 लग जाएगा। ठीक, कितना होगा? 60 डेसीमीटर। ये क्या चीज है? आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे के बीच की दीवार की ऊंचाई। 7वें प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक तार है इस तरीके से और एक कोई खंबा है। इस खंबे के ऊपरी सिरे से तार को खींच के खंबे से थोड़ा दूर बांधा गया, बिल्कुल पास में ही, थोड़ा दूर बांधा गया। और ये दिया है कि तार 26 मीटर लंबा है, खंबा 24 मीटर ऊंचा है। आपसे पूछ रहा है कि खंबा जहां जमीन पे गड़ा था वो, और तार का जो सिरा जमीन पे गड़ा है वो, इन दोनों के बीच की दूरी। देखिए, दिया है तार की लंबाई 26 मीटर, खंबे की ऊंचाई 24 मीटर। ज्ञात क्या करना है? जमीन पर तार और खंबे के बीच की दूरी। तो हुआ क्या? प्रश्नानुसार तार को खंबे के ऊपरी सिरे से बांधने, एक तार का सिरा खंबे के ऊपरी सिरे से बांधने और तार का दूसरा सिरा जमीन पर गाड़ने से एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनेगी, जिसमें जमीन पर तार और खंबे के बीच की दूरी समकोण त्रिभुज का आधार है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा एक शेप बन जाता है, समकोण त्रिभुज जैसी एक आकृति बन जाती है, तो ये जो दूरी है वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा? आधार। और आधार निकालने का सूत्र लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आधार बराबर होता क्या है? कर्ण का वर्ग अंडर रूट के अंदर माइनस लंब का वर्ग। यहां पर बेटा कर्ण का काम करेगा तार, जो है 26 मीटर, और लंब का काम करेगा खंबा, जो है 24 मीटर। 26 का वर्ग होगा, 26 26 की गुणा होती है 4 576, 676, और ये होती है 24 24 की गुणा, सॉरी ये 576, 24 24 की गुणा 476, घटाएंगे तो बचेगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10 मीटर। आंसर। चौबीस के वर्ग का मतलब 26 के वर्ग का मतलब 26 गुणा 26 माइनस 24 के वर्ग का मतलब 24 गुणा 24। 26 और 26 की गुणा होगी 676, 24 और 24 की गुणा होगी 576। इसमें से घटाएंगे, बचेगा अंडर रूट के अंदर 100, और ये वर्गमूल होता है 10 का, 10 मीटर। आंसर। आपको चाहिए जहां जहां बराबर का निशान लगा है, आप ऐसे अगली अगली लाइनें लिखकर इस तरीके से आंसर लिखें, ये बेहतर है। अभ्यास 5 पेज नंबर 113 से शुरू हुआ और अब 115 पर पहुंच चुके हैं। 115 पर 8वां प्रश्न है और कह रहा है कि दिए गए पाइथागोरियन त्रिक से, पहले इतनी बात का मतलब समझ लो, पाइथागोरियन त्रिक यानी पाइथागोरियन त्रिक का मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। पाइथागोरियन त्रिक का अर्थ है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, जो आपको दी हैं।
आपसे ये कह रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक त्रिक से, यानी एक समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं दी हैं, इससे आपको 3 और बनानी है। तो कैसे बनेगी? पहली भुजा 3 4 5, चित्र होगा तो आप लंबाई देख के पहचानेंगे सबसे बड़ी कर्ण कौन सी है, और जब गिनती लिखी होगी तो आप गिनती का मान देख के पहचानेंगे सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5। 5 होगी कर्ण आपकी। लेकिन इस समय इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सिर्फ पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि आप पहचान ले तुरंत एक कर्ण है। इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13, तो ये कर्ण है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो ये कर्ण है। हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि आप पहचान ले कर्ण कौन सी है। आपको इसमें कर्ण नहीं पहचानना है, आपको इसमें यह करना है कि प्रत्येक के 3-3 त्रिक निकालिए। अब एक भुजा से आपको 3 भुजा बनानी है, बहुत आसान तरीका है। तरीका यह है कि पहले हम 3 4 5 को पहला त्रिक बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें, दूसरा त्रिक बनाने के लिए सबको 3 से गुणा कर दें, तीसरा त्रिक बनाने के लिए सबको 4 से गुणा कर दें। ऐसे इसमें करेंगे, पहले एक बार 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर तीसरे वाले विकल्प पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा। समझिए आप। पहला त्रिक बनाने के लिए 2 से गुणा करने पर दो से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 बराबर 6 कामा, 4 गुणा 2 बराबर 8 कामा, 5 गुणा 2 बराबर 10। बेटा जब ये पाइथागोरियन त्रिक है, ऐसा आपके प्रश्न में दिया है, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर होगा 5 के वर्ग के, और हमने सिर्फ 2 से गुणा ही तो किया है, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होगा 10 के वर्ग के। ये बिल्कुल एकदम निश्चित है। अब हम जब दूसरा त्रिक बनाएंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 कामा, 4 तिया 12 कामा, 5 तिया 15। 15 का वर्ग करेंगे बराबर होगा 12 के वर्ग के और 9 के वर्ग के जोड़ के। जब हम तीसरा त्रिक बनाएंगे, पहले विकल्प के लिए इतना तामझाम हो रहा है, तो 4 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 12, फिर 4 गुणा 4 16, फिर 5 गुणा 4 20। अब पहले त्रिक की भुजाएं कितनी हो गई? 6 8 10, 6 कामा 8 कामा 10। दूसरे त्रिक की भुजाएं कितनी हो गई? 9 12 15, 9 कामा 12 कामा 15। और तीसरे त्रिक की भुजाएं 12 16 20, 12 कामा 16 कामा 20। इसी प्रकार से जब आप दूसरे खंड के त्रिक बनाएंगे तो बस इतना ही सब काम करना है आपको। इनसे पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा। इस तरीके से आपके 3 त्रिक आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब आप यही क्रिया विधि मैंने जो की है आप वो करेंगे तब। 9वें प्रश्न में कह रहा है पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। 3 भुजाएं दी हैं, पहले खंड में 3 भुजाएं दी हैं, 5 12 13। ये हो गई कर्ण। इसमें हमें कर्ण की आवश्यकता है, क्यों है बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, कर्ण है। पहले कर्ण छांट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण है। इस त्रिक में सबसे बड़ी भुजा ये है, कर्ण है, और इस त्रिक में सबसे बड़ी भुजा ये है, कर्ण। पाइथागोरियन त्रिक होने की शर्त क्या है? कोई भी त्रिक पाइथागोरियन तभी होगा, पाइथागोरियन तभी होगा कब? जब
क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि ऐसा नहीं है तो वो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पहले विकल्प की तरफ चलते हैं। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13। 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 169 169। अतः भाई इन दोनों के वर्ग का योगफल बराबर आ गया कर्ण के वर्ग के बराबर। तो ये जो पहला त्रिक है 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। अन्य सभी प्रश्नों में आपको करना क्या है, अन्य सभी प्रश्नों में आपको यह करना है कि सबसे बड़ी भुजा हम पकड़ेंगे और हम उसका वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना। लेकिन इससे पहले भी आपको इतनी चीज लिखनी होगी, यहां पहले आपको इतनी चीज लिखनी पड़ेगी। कोई भी त्रिक पाइथागोरियन तभी होगा जब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीज इससे पहले यहां लिखनी है। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। जरा इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 और 4 8। ये कितना हुआ 64। 64 नॉट इक्वल टू 85। 64 85 के बराबर नहीं है। अतः कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर नहीं है। यहां जब बराबर नहीं है तो जो त्रिक है आपका 6 7 8 त्रिक पाइथागोरियन नहीं है। भाई आपको तो जब पूरा हल करेंगे तभी पता चलेगा ना। पाइथागोरियन नहीं है। ये भी पाइथागोरियन है, ये भी पाइथागोरियन है, संभवतः ये भी पाइथागोरियन नहीं है। अभ्यास 5A के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। 3 भुजाएं आपको दी हैं और कहा गया है कि यह एक विषम संख्या है। आपको यह सिद्ध करना है कि जो त्रिक आपको दिया है, 3 भुजाएं दी हैं, वो पाइथागोरियन हैं। और कोई भी 3 भुजाएं पाइथागोरियन इट मीन्स समकोण त्रिभुज की भुजाएं तभी होंगी जब सबसे बड़ी भुजा जिसका नाम कर्ण होता है उसका वर्ग करें, उसकी घात 2 करें और उसका मान बराबर हो किसके, लंब और आधार शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर। देखते हैं और पहचानिए आप सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा है कौन सी। एक भुजा n है, दूसरी भुजा n² माइनस 1/2 है, तीसरी भुजा n² प्लस 1/2 है। घात 2 को मैं कई बार बता चुका हूं। n की घात 2 भी बोलेंगे, n² भी बोलेंगे, n का वर्ग भी बोलेंगे। 3 नाम है इसके। नाम कोई भी बोला जाए घात 2 ही रहेगी हमेशा। नाम 3, कोई भी 3 नाम बोले जाएंगे तो घात 2 होगी। n², n की घात 2 या n की पावर 2 या n का वर्ग। ठीक, पहचानना है आपको सबसे बड़ी भुजा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भुजा ये। ठीक, लिखा है कोई भी त्रिक पाइथागोरियन तभी हो सकता है जब कर्ण का वर्ग बराबर हो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें ये भुजा कर्ण है, यानी n² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर n² प्लस n² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बेटा पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा n²। अब इसकी भी घात 2 है
तो घात कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1 प्लस 2 n की घात 2 बटे 4 बराबर n की घात 2 प्लस n की घात 4 प्लस 1 माइनस 2 n की घात 2 अपॉन 2। ये संख्याएं जब भी जुड़ सकती हैं जब यहां ऊपर 4 से गुणा कर दें, नीचे भी 4 से भाग कर दें। जब हर बराबर हो जाएंगे तो इन्हें इकट्ठा लिखेंगे। ये हो जाएगा 4 n की घात 2 प्लस n की घात 4 प्लस 1 माइनस 2 n की घात 2, माइनस का 2 n की घात 2 प्लस का 4 n की घात 2। बचेगा क्या बेटा, n की घात 4 इसे पहले लिख ले रहे हैं प्लस 1। अब इन दोनों में से बचेगा प्लस 2 n की घात 2 अपान 4 और यहां क्या है n की घात 4 प्लस 1 प्लस 2 n की घात 2 बटे 4। दोनों चीजें बराबर हैं, अतः त्रिक पाइथागोरियन है। पाइथागोरियन है। अगले वीडियो में हम एक नई अभ्यास के साथ आपको मिलेंगे। पढ़ाने का तरीका और शैली आपको सरल लगती हो, प्रभावी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भी बच्चे हैं जो ये पढ़ सकें। और ध्यान रखना, यही शिक्षा जब किसी आप स्कूल में लेने जाएंगे तो बहुत महंगी है बेटा। यहां आप सिर्फ अपना डेटा खर्च करके पढ़ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गणित पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। लगातार आप पढ़ते रहिए बस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।